बंगाल में 26 का फाइनल मुकाबला चल रहा है और गुजरात, यूपी और पंजाब में 27 का सेमीफाइनल शुरू हो चुका है। अभी से 27 के फॉर्मूले की टेस्टिंग की जा रही है। आपने तो गुजरात के लिटमस टेस्ट में फतवा वाले फॉर्मूले की टेस्टिंग कर दी है और अब भाईजान की पार्टी यूपी में बाबा के खिलाफ बुर्का और हिजाब नकाब लेकर आ गई है। यूपी में 27 का फाइनल कौन जीतेगा? गुजरात में 27 का सेमीफाइनल कौन जीतेगा? पंजाब में 2027 में क्या होगा? सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। गुजरात में 9,245 सीटों का महासंग्राम समाप्त हो चुका है। 25,579 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका, 260 तहसील पंचायत और 34 जिला पंचायत में किसका सिक्का चलेगा? गुजरात का सेमीफाइनल कौन जीतेगा, इसका फैसला 28 अप्रैल को होगा। मेरे परिवार ने, मेरे शहर के लोगों ने, मेरे राज्य के लोगों ने सब साथ में मिलके नरेंद्र भाई मोदी की खास तौर पे विकास की जो राजनीति है और विकास की यात्रा को और मजबूत बनाने के लिए पूरे गुजरात के लोग आगे आए हैं और ये वक्त गुजरात के सभी नागरिक साथ में मिलके एक नया इतिहास लिखने के लिए तैयार है। आज मैंने भी एक चुनाव बंगाल समेत देश के 6 राज्यों में हो रहा है। दूसरा चुनाव गुजरात में चल रहा है। गुजरात में चाहे चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, निकाय का, गुजरात का हर चुनाव बीजेपी और मोदी की प्रतिष्ठा से जुड़ता है। गुजरात वो राज्य है जहां 30 साल से बीजेपी की सरकार है। गुजरात बीजेपी का मॉडल है और इस मॉडल के दम पर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साधा था। गुजरात वो राज्य है जहां से मोदी क्लीन स्वीप करते हैं, 26 सीटें प्लस करते हैं। गुजरात में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। 27 में गुजरात में विधानसभा चुनाव होगा, इसीलिए निकाय चुनाव में 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस सेमीफाइनल के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पीएम मोदी ने भी पोस्ट बैलेट से मतदान किया। गुजरात बीजेपी का हर नेता, हर मंत्री, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी का हर कार्यकर्ता ग्राउंड पर नजर आ रहा है। गुजरात की अहमियत इस बात से समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का चुनाव से ब्रेक लेकर सीधे अहमदाबाद पहुंच गए। अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया और गांधीनगर में गृह मंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। त्रिपुरा के पोलिंग बूथ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। आपको यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अमित शाह अपने परिवार के साथ यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए अपने बूथ पे मतदान करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री भी पहले आने वाले थे, लेकिन बाद में ये पता चला है कि उन्होंने जो है पोस्टल बैलेट से अपना वोट कास्ट किया है। लोकल बॉडीज इलेक्शन वैसे तो एक तरह से देखा जा रहा है कि बहुत ही डोमिनेट कर रही है बीजेपी। यहाँ पे 162 एमएलएज के साथ सरकार है भाजपा की और तमाम लोकल बॉडीज़ पे उसका काफ़ी हद तक कब्जा भी है और बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में लग रही है। 700 से ज़्यादा सीटें पहले निर्विरोध जीत चुके हैं उसके उम्मीदवार और प्रचार में भी हमने देखा कि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आई यहाँ पर। लास्ट में ज़रूर कुछ ट्विस्ट देखे गए। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कुछ उठापटक जरूर देखी गई है, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो चुनाव दिख रहा है लोकल बॉडी इलेक्शन का, बीजेपी के लिए बहुत कंफर्टेबल दिख रहा है। गुजरात के निकाय चुनावों में बीजेपी ने 9,245 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने 8,443 और आम आदमी पार्टी ने 5,263 प्रत्याशी उतारे हैं। हैदराबादी भाईजान भी मुस्लिम डोमिनेटेड 239 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। गुजरात में 2027 का सेमीफाइनल कौन जीतेगा? क्या अहमदाबाद में कांग्रेस जमीन बचेगी? क्या सूरत में आप अपना प्रदर्शन रिपीट कर पाएगी? क्या गुजरात में फिर से बीजेपी अपनी पकड़ बरकरार रख पाएगी? इसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगाइए।
गुजरात में बीजेपी ने निकाय चुनावों के नतीजे से पहले ही नया रिकॉर्ड बना दिया। गुजरात में नगर निगम की 43, नगर पालिका की 385 और जिला पंचायत की 52, तालुका पंचायत की 252 सीटें पहले ही निर्विरोध जीत चुकी है और इसमें से 721 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो बीजेपी के चुनावी इतिहास में निर्विरोध जीत का सबसे बड़ा नंबर है ये। अभी मॉर्निंग से जब से चुनाव शुरू हुआ है तो वोटिंग की अगर बात करें तो कॉरपोरेशन इलाकों में वोटिंग प्रक्रिया धीमी है, अभी काफ़ी धीमी है। जो पहले 3-4 घंटों में वोटिंग होनी चाहिए उससे आधे से भी कम वोटिंग हुई है। जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिकाओं में भी कमोबेश यही परिस्थिति है। देखा यह गया है कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन होते हैं उसमें पोलिंग के प्रति लोगों में निरस्ता हमेशा से देखी गई है। काफ़ी लो वोटिंग होती है लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस के कंपैरिजन में, और आज के दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज और गिरेगा, जिसकी वजह से जो पार्टी कार्यकर्ता उनको और मेहनत करनी पड़ रही है वोटर्स को बाहर लाने के लिए। और इस वजह से देखा जा रहा है कि बीजेपी इसमें भी थोड़ा एज पे दिख रही है, क्योंकि उसके पास एक बड़ी फोर्स है, यहाँ कार्यकर्ताओं की एक संगठित नेटवर्क है जिसके ज़रिए वो वोटर्स को मोबिलाइज करने में कामयाब होती है। जो परसेंटेज भी होता है वोटिंग का उसमें वो एज पे दिखती है। और अब वोटिंग के बाद गुजरात में कौन सा नया रिकॉर्ड बनने वाला है, बीजेपी को गुजरात में कितना वोट मिलने वाला है, इसका अंदाजा आप ग्राउंड रिपोर्ट से लगाइए। भाजपा का काम अच्छा है। एक तो रानी में हमारे जो म्यूनसिपालिटी वाले काम भी बढ़िया किया है, इसलिए वोट करना जरूरी था। लाइक जहाँ जहाँ है, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन बहुत जगह, हर जगह हो रहा है। लाइक रोड्स बहुत ब्लॉक हो रही है, वो इन अ वे लॉन्ग रन के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर ट्रैफिक इश्यूज ज़्यादा हो रहे हैं। तो इट शुड बी मोर थॉटफुल, स्टेप बाय स्टेप अगर उसको करें, प्लान आउट करके। ओवरऑल दे आर डूइंग गुड, बट थोड़ा और प्लानिंग हो तो इट विल बी बेटर। गाड़ियाँ तो सबकी चलने वाली है ना, मेरी भी चलेगी, कोई और बंदा होगा तो उसकी भी गाड़ी चलने वाली है। तो रिलीजन बेस पे आप करोगे अगर, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि अगर मैंने एक्स रिलीजन में हूँ और मैंने वोट दिया तो वाई रिलीजन वाला उस रोड पे गाड़ी नहीं चला सकता। नहीं, कोई मुद्दा है ही नहीं ऐसा कुछ, बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ परेशानी नहीं है, किसी को कुछ भी है नहीं। गुजरात के सेमीफाइनल में टेस्ट सिर्फ बीजेपी का नहीं हो रहा, इस चुनाव में टेस्ट आपका भी होना है। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको 13% से अधिक वोट हासिल हुए थे। इसी बूते आप राष्ट्रीय पार्टी बनी थी। आपको गुजरात में एंट्री सूरत के रास्ते मिली थी। सूरत महानगर पालिका में कुल 120 सीटें, पिछली बार बीजेपी ने 93 सीटें जीती थी, आपको 27 सीटें मिली थी। कांग्रेस साफ हो गई थी, लेकिन आपके 10 नेता बीजेपी में शामिल हो गए। आपके पास 17 नेता ही बचे थे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इन लोकल बॉडीज चुनावों को एक तरह से उन चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है, और इसी वजह से जो पूरे प्रचार में हमने देखा, शुरू तो हुआ था विकास के मुद्दे पर, लेकिन चुनाव आते आते, वोटिंग का दिन आते आते, लास्ट 3-4 दिनों में जो पूरा का पूरा प्रचार है वो वापस पोलराइजेशन की तरफ डाइवर्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम की तरफ डाइवर्ट हो गया। इसी से पता चलता है कि ये चुनाव सभी पार्टीज़ के लिए कितना क्रूशल था। बीजेपी के लिए इसलिए सबसे ज़्यादा क्रूशल था क्योंकि 31 साल से ये पार्टी गुजरात पे शासन कर रही है और पिछले चुनावों में अपने पीक पे पहुंच चुकी है। इसलिए वो टेस्ट करना चाहती है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस प्रकार की स्टैंडिंग रहेगी या क्या तैयारी उसे करने की ज़रूरत है। साथ ही कांग्रेस को पहली बार एक बार फिर ये उम्मीद जगी है कि जो उसका खोया हुआ माइनॉरिटी वोट है वो उसकी तरफ वापस आने की एक उम्मीद उसमें जगी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और AIMIM की एंट्री ने इस चुनाव को और ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग बना दिया। आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा था कि वो एक दूसरे विकल्प के तौर पर गुजरात में उभर रही है, तो क्या वो सच में वो स्थान हासिल कर पाएगी या नहीं, ये पता चलेगा इन चुनाव के परिणामों के बाद। 2026 की वोटिंग से 24 घंटे पहले इस बार आपके लिए गुजरात में फतवा निकाले गए थे। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा,
जामनगर में आपको वोट देने के लिए मुस्लिम इलाकों में पोस्टर चिपकाए गए थे। भाईजान को बुलडोजर का डर दिखाया गया था। हमारी सरकार आम आदमी पार्टी, जहाँ हमारी आम आदमी पार्टी सरकार बनसे इंशाअल्लाह, तो कोई भी मस्जिद, दरगाह रोड पर तुझसे नहीं, अरे कोई भी दम्बे नमाज रोड पर पढ़से, अरे कोई रुकसे नहीं इंशाअल्लाह। कोई भी ताकत नहीं कि आपन ने कोई वो हक कोई छीन नहीं सके। आम आदमी पार्टी जब सत्ता पे आवे, उन्हें जो मस्जिदों पे प्रहार हो रहे हैं, दरगाह पे जो तोड़-फोड़ हो रही है, तो वो आएगी तो दरगाहों का, मस्जिदों का जो मसले होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे सत्ता पे आएगी तो। पिछले 5 साल में काफी कुछ बदल गया। आप दिल्ली की सत्ता गंवा चुकी है। पंजाब, दिल्ली समेत आपके 7 राज्यसभा सांसदों की बगावत से पार्टी बैकफुट पर है। ऐसे में सूरत में क्या आप अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रख पाएगी? क्या फतवा वाला काम करेगा? निकले तो क्या इशू क्या अच्छी जो चुनने अच्छे कैंडिडेट चुन कर जो हमारे वार्ड में काम कर सके, उसके लिए हम आए हैं। मुस्लिमों के नहीं, जनता के मुद्दे का। हमारे एरिया में जो भाई ड्रेनेज लाइन की प्रॉब्लम है, वाटर लाइन की प्रॉब्लम है, वाटर ख़राब आ रहा है, रोड रास्ते अमुक जगह ख़राब है, उसको सुधारना है, उसके लिए वो हमारे मुद्दे हैं। ऐसा लग रहा है प्रचार शायद ज़्यादा हुआ होगा, वरना हर वक्त तो इतनी भीड़ हमने नहीं देखी है। ये फर्स्ट टाइम है जो आज हम इतनी ज़्यादा लाइन देख रहे हैं, तो थोड़ा हम भी शॉक्ड है कि ये अच्छी चीज़ है कि पब्लिक आ रही है, वोट दे रही है। कांग्रेस आएगी ऐसा है भरोसा। दूसरी पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क तो पड़ेगा, पर कांग्रेस आएगी तब ज़्यादा हमें बदलाव देखने मिलेंगे, जैसे पहले हुआ करता था उस टाइप के बदलाव आएंगे। गुजरात में निकाय चुनावों के बीच आपका फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम पेज ब्लॉक हो गया। आपने इसका ठीकरा भी बीजेपी के सिर ही फोड़ दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी डर रही है। गुजरात में हिंदू 88.57%, मुस्लिम 9.67% और ईसाई 0.52% हैं। बीजेपी का फोकस गुजरात के हर वोटर पर है, लेकिन बीजेपी के विरोधियों का फोकस सिर्फ मुस्लिम वोट पर है। गुजरात में आपके नेता फतवा सुना रहे थे, तो अब कांग्रेस नेता भी वोटिंग के बीच भाईजान को भड़काने लगी। भारतीय जनता पार्टीना 30 વર્ષના શાસનના અંદર જે પ્રમાણે અત્યારે બુલડોઝરની રાજનીતિ હોય, અસાનધારાની વાતો હોય અને સરકાર જે બેફામ સરકારના મંત્રીઓ બેફામ રીતિ વાણી વિલાસ કરતા હોય, તેનો જવાબ આપવા માટે ફક્ત અત્યારે એક વોટ આપનો ખૂબ કિંમતી છે। એટલે આપ સૌને મારી વિનંતી છે કે આપ જઈને આપના મતદાન મથકના અંદર જઈને ઉમેદવારને જીતાડવા માટે આપ તમામ પ્રયાસ કરો। इमरान खेड़ावाला गुजरात विधानसभा के इकलौते मुस्लिम विधायक हैं। इमरान खेड़ावाला ने कांग्रेस के टिकट पर अहमदाबाद की जमालपुर खाड़िया से जीत हासिल की थी। गुजरात में भाईजान को बीजेपी के नाम से डराया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है गुजरात में न तो आपका फतवा चलेगा न कांग्रेस की भड़काऊ बयानबाजी। अगर गुजरात में कुछ चलेगा तो वो सिर्फ कानून का राज चलेगा। मुंगेरीलाल के हसीन सपने सबको देखने के हक है। मेरे सभी साथी हैं, यही राज्य के वो भी नागरिक हैं, उनको भी हक है, लेकिन तकलीफ खाली एक ही है, उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और से चलता है। राज्य में हर चुनाव में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। ये चीज हमें पहले से ही पता थी, जिसके लिए हम लोग बहुत चौकन्ने थे। हर जगह पे हमने ये तैयारियां रखी थी कि ये लोग यही करेंगे। तो हमने हमारी तहकीकात की जो टीम है, वो टीम के नंबर्स बहुत बढ़ा लिए थे। आपने देखा है कि कई बार ये लोग ने फरेबी चीजें करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया, लेकिन हर बार पकड़ा गया। 2027 में चुनाव गुजरात में भी होगा, यूपी में भी होगा। यूपी में भी भाईजान की पार्टी मुस्लिम वोट पर अपनी दावेदारी ठोंकेगी। गुजरात में फतवे पर सियासी फसाद हो रहा है, तो दूसरी तरफ यूपी में भी नकाब वाली के नाम पर अभी से 2027 का सियासी माहौल बनाया जा रहा है। ओवैसी की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि यूपी में बाबा की जगह बुरके वाली, नकाब वाली मुख्यमंत्री बनेगी। किसी भी सियासी पार्टी ने महिला मुख्यमंत्री बनाने की बात नहीं करी,
बैरिस्टर सुधीर सीताब अकेले ऐसे आदमी हैं जो नकाब वाली महिला को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। और न सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारा महाराष्ट्र में उस नगर पालिका चुनाव में नकाब वाली महिलाएं जीत कर आई भी हैं। और इसके अलावा आप देख रहे हैं गुजरात में, बावजूद उसके कि हमारे पास सीटें कम थी, 7 सीटें होने के बावजूद भी 24 सीटें भाजपा के पास थी, 7 सीटें हमारे पास थी, फिर भी हमारी गोधरा नगर पालिका में हमारी सरकार बन रही है। तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि लोगों को इधर उधर लोगों के गुमराह होने की जरूरत नहीं है। मजलिस सबको हक दिलाएगी। सब मजलिस नकाब वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रही है। अब यूपी में बुर्के वाली नकाब वाली पर नया रगड़ा शुरू हो गया है। अगर यूपी में मुस्लिम वोट का पोलराइज हुआ तो फिर योगी के नाम पर हिंदू वोट भी एकजुट होगा। योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला फिर से चलेगा और ऐसा हुआ तो यूपी में फायदा सीधे सीधे बीजेपी को होगा। आईएम के पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो ये बयान दिया है उसको आप उसी नज़र से देख रहे हैं कि एक तरह का शगुफा है, फ़ायदा लेने के लिए सिर्फ बयान दिया गया। देखिए, ये तमाम जो दल है, आज ये भारतीय जनता पार्टी, हमारे डबल इंजन की मोदी और योगी सरकार, जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पे सामाजिक भेदभाव को दूर करते हुए सोशल एम्पावरमेंट के लिए, जो पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम पासमानदा समाज है, हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इसके लिए जो बीते 10-11 सालों में गंभीरता से काम हुए। केंद्र सरकार ने बीते 11-12 सालों में काम किया, प्रदेश की सरकार ने बीते 9 सालों में काम किया। इससे एक विश्वास हमारी सरकार के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति आम जनमानस के अंदर आया है। और इसी विश्वास से जो तमाम ये दल है घबराए हुए हैं और समाज को भटकाने की नीयत के साथ ऐसे जो बयान देते हैं, इसका समाज पर कहीं कोई असर नहीं पड़ता। पूर्वांचल के AIM के अध्यक्ष हैं पूर्वांचल के, इसरार अहमद, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी महिला आरक्षण की तो बात कर रही है, लेकिन जिस तरह से ओवैसी साहब कह रहे हैं कि वो महिला मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी इसके लिए तैयार है? AIMI जो है ये भारतीय जनता पार्टी की B टीम के रूप में काम कर रही है और ये वही बयान देते हैं जो भाजपा के कार्यालय में टाइप होता है।